हिंदी कहानी यूजीसी नेट हिंदी साहित्य इकाई 7। हिंदी कहानी। पहली चंद्रदेव से मेरी बातें बंग महिला राजेंद्र बाला घोष द्वारा लिखित। पृष्ठभूमि प्रकाशन सरस्वती पत्रिका 1904 ईस्वी में निबंध के रूप में पत्रात्मक शैली में लिखी गई। भवदेव पांडे इसे हिंदी की पहली राजनीतिक कहानी मानते हैं। कहानी के भीतर आए विषय पक्षपात, कलकत्ता की बात, वाहन चप्पल, एकता का सूत्र, परिवर्तन, ज्ञान विज्ञान, चिकित्सा, बिजली, तंत्र विज्ञान, कानून आदि। प्रतिपाद उपनिवेशवाद के शिकार भारत में तत्कालीन आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक समस्याओं का वर्णन करते हुए वायसराय लॉर्ड कर्जन और उनकी व्यवस्था पर करारा व्यंग किया गया है। यह कहानी चंद्रदेव को लिखे गए पत्र के रूप में लिखी गई है, जिसमें तत्कालीन गुलाम भारत की व्यवस्था और परिवेश का व्यंग है। अंग्रेज सरकार की न्याय व्यवस्था पर व्यंग, रंग भेद एवं पक्षपात का चित्रण, सरकारी मिशन और कमीशन की उपयोगिता पर प्रश्न चिन्ह, उच्च शिक्षित वर्ग की काठ के पुतले से तुलना, भारत की दीनहीन व्यवस्था को देख लेने का आग्रह चंद्रदेव से, प्रकृति से छेड़छाड़ पर व्यंग्य किया गया है। मसलन कलकत्ता आदि को देखकर आपके देवराज सुरेंद्र भी कहेंगे कि हमारी अमरावती तो इसके आगे नीरी फीकी सी जान पड़ती है। कलकत्ता विश्वविद्यालय के विद्वानों पर भी व्यंग इसके पात्र हैं। लेखिका और चंद्रदेव। प्रमुख उद्धरण। भगवान चंद्रदेव, क्षमा कीजिए, आप तो अमर हैं, आपको मृत्यु कहाँ, तब परलोक बनाना कैसा। ओहो, देवता भी अपनी जाति के कैसे पक्षपाती होते हैं। देखो ना, चंद्रदेव को अमृत देकर उन्होंने अमर कर दिया। यह यदि मनुष्य होकर हमारे अंग्रेज अपने जाति वालों का पक्षपात करें तो आश्चर्य ही क्या है। अच्छा, यदि आपको अंग्रेज जाति की सेवा करना स्वीकार हो तो एक एप्लीकेशन निवेदन पत्र हमारे आधुनिक भारत प्रभु लॉर्ड कर्जन के पास भेज देवें। आशा है कि आपको आदरपूर्वक अवश्य आह्वान करेंगे, क्योंकि आप अधम भारतवासियों के भांति कृष्णांग तो है नहीं जो आपको अच्छी नौकरी देने में उनकी गौरांग जाति कुपित हो उठेगी। मैं विश्वास करती हूँ कि जब लॉर्ड कर्जन हमारे भारत के स्थायी भाग्य विधाता बन के आवेंगे, तब आपको किसी कमीशन का मेंबर नहीं तो किसी मिशन में भर्ती करके वे अवश्य ही भेजे देवेंगे, क्योंकि लॉर्ड कर्जन को कमीशन और मिशन दोनों ही अत्यंत प्रिय है। मैं अनुमान करती हूँ कि आपके नेत्रों की ज्योति भी कुछ अवश्य ही मंद पड़ गई होगी, क्योंकि आधुनिक भारत संतान लकड़पन से ही चश्मा धारण करने लगी है। इस कारण आप हमारे दीनहीन क्षीण भ्रम भारत को उतनी दूर से भली भांति न देख सकते होंगे। जिस व्योमवासिनी विद्युत देवी को स्पर्श तक करने का किसी व्यक्ति को साहस नहीं हो सकता, वहीं आज पराये घर में आश्रिता नारियों की भांति ऐसे दबाव में पड़ी हैं कि वहाँ चूं तक नहीं कर सकती। क्या करें, बेचारी के भाग्य में विधाता ने दास वृत्ति ही लिखी है, स्त्रियों की दशा का वर्णन। अब भारत में ना तो आपके और ना आपके स्वामी भुवन भास्कर सूर्य महाशय के ही वंशधरों का साम्राज्य है, और ना अब भारत की वह सस्य श्यामला स्वर्ण प्रसूता मूर्ति ही है। अब तो आप लोगों की अज्ञात एक द्वंद्व द्वीपवासी परम
शक्तिमान गौरांग महाप्रभु इस सुविशाल भारतवर्ष का राज्य वैभव भोग रहे हैं। अब तक मैंने जिन बातों का वर्णन आपसे स्थूल रूप में किया है, वह सब उन्हीं विद्या विशारद गौरांग प्रभुओं के कृपा कटाक्ष का परिणाम है। यूँ तो यहाँ प्रति वर्ष पदवी दान के समय कितने ही राज्य विहीन राजाओं की सृष्टि हुआ करती है, पर आपके वंशधारों में जो चार राजा महाराजा नाम मात्र के हैं, भी वे कांट के पुतलों की भांति हैं। जैसे उन्हें उनके रक्षक नचाते हैं, वैसे ही वे नचाते हैं। वे इतनी भी जानकारी नहीं रखते कि उनके राज्य में क्या हो रहा है, उनकी प्रजा दुखी है या सुखी। देसी राजाओं की ऋण विहीनता का वर्णन। हरिपदोब्धवा त्रैलोक की पावनी सुरसरी के भी खोटे दिन आए हैं। वहाँ भी अब स्थान स्थान में बंधन ग्रस्त हो रही है। उसके वक्षी स्थल पर जहाँ तहाँ मोटे वृहदाकार खंभ गाड़ दिए गए हैं। गंगा पर बन रहे पुलों और बांधों के मार्फत आधुनिक विकास की आलोचना। कलकत्ता आदि को देखकर आपके देवराज सुरेंद्र भी कहेंगे कि हमारी अमरावती तो इसके आगे नीरी फीकी सी जान पड़ती है। यहाँ का ईडन गार्डन तो पारिजात परिशोभित नंदन कानन को भी मात दे रहा है। प्रकृति से छेड़छाड़ पर व्यंग। भ्रमण करने को आए तो अपने फैमिली डॉक्टर धन्वंतरी महाशय को और देवताओं के चीफ जस्टिस चित्रगुप्त जी के साथ अवश्य लेते आए। आशा है कि धन्वंतरी महाशय यहाँ के अंग्रेजी डॉक्टरों के सन्निकट चिकित्सा संबंधी बहुत कुछ शिक्षा लाभ कर सकेंगे। यहाँ के इंडियन पीनल कोड की धाराओं को देखकर चित्रगुप्त जी महाराज अपने यहाँ की दंड विधि कानून को बहुत कुछ सुधार सकते हैं। अंग्रेजी डॉक्टरों और ब्रिटिश न्याय व्यवस्था पर व्यंग। दूसरी धुलाई वाली बंग महिला। धुलाई वाली कहानी का प्रकाशन 1907 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका में हुआ था। कुंभ में छोटी बहू 1906 ईस्वी, भाई बहन 1908 ईस्वी, दालियाँ 1909 ईस्वी और हृदय परीक्षा इनकी प्रमुख कहानियाँ हैं। बंग महिला जन्म 1982 ईस्वी में। पूरा नाम राजेंद्र बाला घोष। आरंभिक दौर की महिला कथाकारों में प्रमुख। इनकी पुस्तक कुसुम संग्रह का संपादन आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा किया गया। प्रतिपाद्य नवल किशोर द्वारा अपने मित्र वंशीधर से रेल में किए गए मजाक की सरस कहानी। काशी बनारस के लोगों के जीवन पर प्रकाश। बनारसी शोक और बोली का समावेश। विभिन्न परिस्थितियों में इंसान की दिनचर्या का वर्णन। काशी से इलाहाबाद की यात्रा का विवरण। दो मित्रों के हंसी मजाक एवं व्यवहार का चित्रण। दोनों में गहरी मित्रता। दोनों एक जान दो कालिब पात्र। प्रमुख पात्र बंशीधर जानकी के पति। नवल किशोर के मित्र। नवल किशोर के लिए अगाध स्नेह। नवल किशोर बंशीधर के घनिष्ठ मित्र। विनोद प्रिय, खूब हंसी मजाक करने वाले और कलकत्ते से नई बहू को लेकर चले थे और बंशीधर को तार भेजा था कि उन्हें ट्रेन में मिले। कट्टर स्वदेशी थे। जानकी बंशीधर की पत्नी। उन्हें नवल किशोर का हंसी मजाक पसंद नहीं था। हालांकि उनमें नवल के प्रति कोई दुराग्रह नहीं था। पारंपरिक भारतीय नारी थी। ससुराल से विदा होने पर रोने जैसे संस्कार इनमें विद्यमान थे। गौण पात्र नवल किशोर की बहू सीता, जानकी देई की बहन। कहारिन जानकी के मायके में नौकरानी। ट्रेन में 2-3 महिला सहयात्री। कहानी में स्थानों के नाम दशाश्वमेध घाट, गोदोलिया, बनारस, कलकत्ता, मुगलसराय, इलाहाबाद, पेयार, प्रयाग। विशेष धुलाई अर्थात एक प्रकार की चादर चुंदरी जिसे
घूंघट के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। यथार्थ चित्रण, पात्रानुकूल भाषा और स्थानीयता के रंगों से भरी यह कहानी आज भी जीवंत है। बनारसी बोली के संवाद ट्रेन में औरतों के कदम कहानी की मिठास बढ़ा देते हैं। प्रमुख उदाहरण: अरे इनकर मनई तो नाही आइलेन हो देखो रोबल करथईन। प्रयाग जी, जहाँ मनई मकर नहाए जाला, नाहक बिलायती चीज़ें मोल लेकर क्यों रुपए की बर्बादी की जाए। देसी लेने से भी दाम लगेगा सही, पर रहेगा तो देश ही में। खैर, दोनों मित्र अपनी अपनी घरवाली को लेकर राजी खुशी घर पहुँचे और मुझे भी उनकी यह राम कहानी लिखने से छुट्टी मिली। पहली महरूबा बड़ी उजबक रहला, भला केहू के चिल्लाए ये से रेलियो कहूँ खड़ी होला। उस गाड़ी में एक लाठी वाला भी था। उसने खुल्लम खुल्ला कहा, का बाबूजी कुछ हमरो साझा। वह बढ़िया जिसे उन्होंने रखवाली के लिए रख छोड़ा था, किसी बहाने से भाग गए। तू ही उन स्त्रियों को कहीं ले गई है। इतना कहना था कि दुलाई से मुंह खोलकर नवल किशोर खिलखिला उठे। दुलाई की बिसात ही कितनी। अरे तुम क्या जानो, इन लोगों की हंसी ऐसी ही होती है। हंसी में किसी के प्राण भी निकल जाए तो भी इन्हें दया ना आवे। तीसरी कहानी, एक टोकरी भर मिट्टी, माधवराव सप्रे की। पृष्ठभूमि: यह कहानी 1901 में छत्तीसगढ़ मित्र पत्रिका में सर्वप्रथम प्रकाशित हुई। देवी प्रसाद वर्मा और अधिकांश विद्वानों द्वारा सहमति बनी कि यह कहानी हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी है। यह आदर्शवादी कहानी है। प्रतिपाद: जमींदार द्वारा अपने महल के अहाते के लिए एक बूढ़ी विधवा की झोपड़ी हटाने और जमींदार की आंखें खुलने के पश्चात झोपड़ी की जमीन वापस करने की छोटी सी आदर्शवादी कथा। पात्र: प्रमुख पात्र बुजुर्ग विधवा, अपनी बहू और पुत्र की मौत देख चुकी है। अब एकमात्र पोती ही उसके जीने का सहारा है। जमींदार, दंभी व्यक्तित्व, बाद में टोकरी भर मिट्टी न उठा पाने पर अहंकार का द्रोहित हो जाना। गौण पात्र बुजुर्ग विधवा की पोती, जमींदार का वकील, विशेष विधवा बुजुर्ग महिला की पीड़ा, शोषण का चित्रण। कहानी की मूल संवेदना, हृदय परिवर्तन, अपनी मिट्टी से प्रेम का संदेश, जमींदार का अहंकार और अंत में उसका हृदय परिवर्तन, लचर कानून व्यवस्था का जिक्र, मानवता का संदेश। जमींदार के हृदय परिवर्तन के साथ कहानी समाप्त। वर्ण भेद, गरीब बुजुर्ग महिला और अमीर जमींदार। कहानी का केंद्रीय तत्व आदर्शवाद है। प्रमुख उदाहरण: किसी श्रीमान जमींदार के महल के पास एक गरीब अनाथ विधवा की झोपड़ी थी। जमींदार साहब को अपने महल का हाथा उस झोपड़ी तक बढ़ाने की इच्छा हुई। विधवा से बहू तेरे कहा कि अपनी झोपड़ी हटा ले, पर वहाँ तो कई जमाने से वहीं बसी थी। उसका प्रिय पति और इकलौता पुत्र भी उसी झोपड़ी में मर गया था। पतोहू भी एक 5 बरस की कन्या को छोड़कर चल बसी थी। उस झोपड़ी में उसका मन लग गया था और बिना मरे वहाँ निकलना नहीं चाहती थी। बाल की खाल निकालने वाले वकीलों की थैली गरम कर उन्होंने अदालत से झोपड़ी पर अपना कब्जा करा लिया। कानून व्यवस्था का दुरुपयोग कर उस बुजुर्ग महिला को वहाँ से निकाल दिया। जब से यह झोपड़ी छूटी है, तब से मेरी पोती ने खाना पीना छोड़ दिया है। मैंने बहुत कुछ समझाया पर वह एक नहीं मानी। यही कहा करती है कि अपने घर चल, वही रोटी खाऊंगी। अब मैंने यह
सोचा कि इस झोपड़ी में से एक टोकरी भर मिट्टी लेकर उसी का चूल्हा बनाकर रोटी पकाऊंगी। इससे भरोसा है कि वह रोटी खाने लगेगी। विधवा झोपड़ी के भीतर गई। वहां जाते ही उसे पुरानी बातों का स्मरण हुआ। अपनी मिट्टी के प्रति स्नेह से उसकी आंखों से आंसू की धारा बहने लगी। अपने आंतरिक दुख को किसी तरह संभाल कर उसने अपनी टोकरी मिट्टी से भर ली और बाहर ले आई। यह विधवा ने कहा, महाराज नाराज न हो, आपसे एक टोकरी भर मिट्टी नहीं उठाई जाती और इस झोपड़ी में तो हजारों टोकरियां मिट्टी पड़ी हैं। उसका भार आप जन्म भर क्यों कर उठा सकेंगे? आप ही इस बात पर विचार कीजिए। जमींदार साहब धन मद से गर्वित हो अपना कर्तव्य भूल गए थे, पर विधवा के उपयुक्त वचन सुनते ही उसकी आंखें खुल गई। कृतकर्म का पश्चाताप कर उन्होंने विधवा से क्षमा मांगी और हृदय परिवर्तन होने से उसकी झोपड़ी वापस दे दी। चौथी है राही, सुभद्रा कुमार चौहान की। सुभद्रा कुमारी चौहान नारी के रूप में ही रहकर साधारण नारी की आकांक्षाओं और भावों को व्यक्त करती हैं। बहन, माता, पत्नी के साथ साथ एक सच्ची देश सेविका के भाव उन्होंने व्यक्त किए हैं। उनकी शैली में वही अकृत्रिमता और स्पष्टता है जो उनके जीवन में है। मुक्तिबोध संग्रह, सीधे साधे चित्र, 1947 ईस्वी। अंतिम कहानी संग्रह, रूपा, कैलासी नानी, बियाहा, कल्याणी, दो साथी, प्रोफेसर मित्रा, दुराचारी, मंगला, हेंगवाला, राही, तांगेवाला, गुलाब सिंह। प्रतिपाद, राही की व्यवस्था के कारण ही की गई चोरी की जानकारी से दुखी होकर अनीता द्वारा तत्कालीन कांग्रेसी आंदोलनकारियों की सत्ता लोलुपता और ढोंग पर चिंतन तथा विवश गरीबों की सेवा को वास्तविक देशभक्ति समझने वाले स्वप्न से बनी कहानी। जेल का परिवेश। पात्र, मुख्य पात्र राही मांगरोरी जाति की एक गरीब असहाय स्त्री। पुलिस वालों द्वारा उसके पति को मार दिया जाता है। चोरी के आरोप में जेल जाती हैं। अनीता स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने वाली जेल में बंद एक स्त्री। गौण पात्र पति, राही का पति जिसे पुलिस वाले मार देते हैं। बच्चा, राही का बेटा जिसके लिए राही अनाज की चोरी करती हैं। विशेष संवादात्मक और आत्मकथात्मक कहानी, मंगरोरी जाति की कठिनाइयों का वर्णन, स्त्री वेदना की झलक, राष्ट्रीय भक्ति का चित्रण एवं सत्ता भक्ति पर व्यंग्य, देश की दरिद्रता एवं रोजगार की समस्या का चित्रण, गरीबों की को पुलिस द्वारा सताए जाने का चित्रण, गरीबी की समस्या का चित्रण, मानव धर्म की प्रतिष्ठा। राही 5-6 शेर अनाज की गठरी की चोरी करती है। राही को 1 साल की सज़ा मिलती है। कहानी में तथाकथित कांग्रेसी नेताओं पर व्यंग्य किया गया है। प्रमुख उदाहरण, तो तूने चोरी क्यों की? मजदूरी करती तब भी तो दिन भर में 3-4 आने पैसे मिल जाते। हमें मजदूरी नहीं मिलती सरकार, हमारी जाति मांगरोरी है। हम केवल मांगते खाते हैं और भीख ना मिले तो फिर चोरी करते हैं। उस दिन घर में खाने को नहीं था, बच्चे भूख से तड़प रहे थे। बाजार में बहुत देर तक मांगा, बोझा ढोने के लिए टोकरी लेकर भी बैठी रही पर कुछ न मिला। सामने किसी का बच्चा रो रहा था, उसे देखकर मुझे अपने भूखे बच्चे की याद आ गई। वहीं पर किसी की नाच की गठरी रखी हुई थी, लेकिन यह उसे लेकर भागी ही थी कि पुलिस वालों ने पकड़ लिया। राही और अनीता के मध्य संवाद। हम गरीबों की कोई नहीं सुनता सरकार। बच्चे आए थे कचहरी में, मैंने सब कुछ कहा पर किसी ने नहीं सुना। रही अनीता के सामने आज एक प्रश्न था। वह सोच रही थी कि देश की दरिद्रता और इन निरीह गरीबों के कष्टों को दूर करने का कोई
उपाय नहीं। हम सभी परमात्मा की संतान हैं, एक ही देश के निवासी। कम से कम हम सबको खाने पहनने का समान अधिकार तो है ही। फिर यह क्या बात है कि कुछ लोग तो बहुत आराम से रहते हैं और कुछ लोग पेट के अन्न के लिए चोरी करते हैं। उसके बाद बेचारा की अदूरदर्शिता के कारण या सरकारी वकील के चातुर्यपूर्ण ज़िरह के कारण छोटे छोटे बच्चों की माताएं जेल भेज दी जाती हैं। उनके बच्चे भूखे मरने के लिए छोड़ दिए जाते हैं। एक और तो यहाँ कैदी है जो जेल आकर सचमुच जेल जीवन के कष्ट उठाती हैं, और दूसरी ओर है हम लोग जो अपनी देशभक्ति और त्याग का ढिंढोरा पीटते हुए जेल आते हैं। हमें आमतौर से दूसरे कैदियों के मुकाबले में अच्छा बर्ताव मिलता है, फिर भी हमें संतोष नहीं होता। हम जेल आकर ए और बी क्लास के लिए झगड़ते हैं। जेल आकर ही हम कौन सा बड़ा त्याग कर देते हैं। जेल में हमें कौन सा कष्ट रहता है सिवा इसके कि हमारे माथे पर नेतृत्व की सील लग जाती हैं। हम बड़े अभिमान से कहते हैं यह हमारी चौथी जेल यात्रा है, यह हमारी 5वीं जेल यात्रा है, और अपने जेल यात्रा के किस्से बार बार सुना कर आत्मगौरव अनुभव करते हैं। तात्पर्य यह है कि हम जितने बार जेल जा चुके होते हैं उतनी ही सीढ़ी हम देशभक्ति और त्याग से दूसरों से ऊपर उठ जाते हैं, और इसके बल पर जेल से छूटने के बाद कांग्रेस की राजकीय सत्ता मिलते ही हम मिनिस्टर, स्थानीय संस्थाओं के मेंबर और क्या क्या हो जाते हैं। अनीता सोच रही थी, कल तक जो खद्दर भी ना पहनते थे, बात बार पर कांग्रेस का मजाक उड़ाते थे, कांग्रेस के हाथों में थोड़ी शक्ति आते ही वे कांग्रेस भक्त बन गए, खद्दर पहनने लगे, यहाँ तक कि जेल में भी दिखाई पड़ने लगे। वास्तव में यह देशभक्ति है या सत्ता भक्ति? वास्तव में सच्ची देशभक्ति तो इन गरीबों के कष्ट निवारण में है। ये कोई दूसरे नहीं, हमारी ही भारत माता की संतानें हैं। इन हजारों लाखों भूखे नंगे भाई बहनों की यदि हम कुछ भी सेवा कर सकें, थोड़ा भी कष्ट निवारण कर सकें, तो सचमुच हमने अपने देश की कुछ सेवा की। हमारा वास्तविक देश तो देहातों में ही है। किसानों की दुर्दशा से हम सभी थोड़े बहुत परिचित हैं, पर इन गरीबों के पास न घर है न द्वार। अशिक्षा और अज्ञात का इतना गहरा पर्दा इनकी आंखों पर है कि होश संभालने की माता पुत्री को और सास बहू को चोरी की शिक्षा देती हैं। संसार की मृगमरीचिका में हम लक्ष्य को भूल जाते हैं। सतह के ऊपर तक पहुंच पाने वाली कुछ एक महान आत्माओं को छोड़कर सारा जन समुदाय संसार में अपने को खोया हुआ पाता है। कर्तव्य अकर्तव्य या उसे ध्यान नहीं, सत्य असत्य की समझ नहीं, अन्यथा मानवीयता से बढ़कर कौन सा मानव धर्म है। अगली है ईदगाह, प्रेमचंद द्वारा रचित। यह कहानी सर्वप्रथम अगस्त 1933 ईस्वी में चांद पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। प्रतिपाद बाल मनोविज्ञान पर लिखी गई हिंदी की सर्वश्रेष्ठ कहानियों में ईदगाह शिखर पर है। इसमें प्रेमचंद हामिद नामक बच्चे के माध्यम से दिखाते हैं कि गरीबी और अभावों में किस प्रकार बचपन की मासूमियत खत्म हो जाती है और बच्चे को समय से पहले ही परिपक्व हो जाना पड़ता है। मुख्य पात्र हामिद 4-5 साल का गरीब लड़का, माता पिता की मृत्यु हो चुकी है, दादी अमीना के साथ रहता है। मेले जाते वक्त उसके पास 3 पैसे थे जिनसे वह अपनी बूढ़ी दादी के लिए चिमटा लाता है। हामिद का चिमटा रुस्तमे हिंद है। गरीबी के कारण वह समय से पहले ही परिपक्व हो जाता है। अमीना हामिद की दादी एक गरीब बूढ़ी विधवा औरत जिसके पुत्र एवं बहू की मृत्यु हो गई है। लोगों का काम काज करके खुद का और हामिद का पालन पोषण करती हैं। मोहसिन हामिद के साथ का लड़का, इसके पास कुल 15 पैसे रहते हैं। यह मेले में भिश्ती खरीदता है,
कमर झुकी हुई है, ऊपर मशक, पानी उड़ेलना ही चाहता है। मोहसिन के मामू थाने में कांस्टेबल हैं। महमूद, हामिद के साथ का लड़का, इसके पास 12 पैसे हैं। यह मेले में सिपाही खरीदता है। खाकी वर्दी और लाल पगड़ी वाला कवायद लिए चला आ रहा है। नूरे, हामिद के साथ का लड़का, यह मेले में वकील खरीदता है। कैसी विद्वता है उसके मुख पर, बहस किए चले आ रहे हैं। सम्मी, हामिद के साथ की लड़की, यह मेले में धोबिन और खजड़ी खरीदती है। गौणपात्र, चौधरी कयामत अली, गांव का धनवान व्यक्ति। आबिद, हामिद का बाप हैजा से मर जाता है तथा माँ पीलिया से मर जाती है। कांस्टेबल मोहसिन का मामू, वेतन 12 रुपये, घर 50 रुपये भेजता है। विशेष, बाल मनोविज्ञान पर आधारित, मुस्लिम समाज का चित्रण, सामाजिक आर्थिक ऊंच नीच का वर्णन, पुलिस विभाग में व्याप्त भ्रष्टता का वर्णन। गरीबी और अभाव के कारण बचपन की मासूमियत के खत्म होने की कहानी। यह कहानी गरीबी में भी उच्च संस्कार को चित्रित करती है। इस कहानी में बाल मन और मातृ वात्सल्य सहजता का चित्रण किया गया है। सारे खिलौने 2 पैसे में मिले थे। दुकानदार ने चिमटे की कीमत 6 कैसे बताई थी। प्रमुख उद्धरण, हराम का माल हराम में जाता है। मोहसिन, हम लोग चाहें तो एक दिन में लाखों मार लाएं, यह तो इतना ही लेते हैं जिसमें अपनी बदनामी ना हो और नौकरी ना चली जाए। आशा तो बड़ी चीज़ है, और फिर बच्चों की आशा, उनकी कल्पना तो राई का पर्वत बना लेती है। इतने बड़े कॉलेज में कितने लड़के पढ़ते होंगे। सब लड़के नहीं हैं जी, बड़े बड़े आदमी हैं सच। उनकी बड़ी बड़ी मूछें हैं, इतने बड़े हो गए अभी तक पढ़ने जाते हैं। ना जाने कब तक पढ़ेंगे और क्या करेंगे इतना पढ़कर। मनो आटा पीस डालती हैं, जरा सा बेट पकड़ लगी तो हाथ कांपने लगेंगे। सैकड़ों घड़े पानी रोज निकालती हैं, 5 घड़े तो मेरी भैंस पी जाती हैं। किसी मेम को 1 घड़ा पानी भरना पड़े तो आंखों तले अंधेरा आ जाए। चौधरी साहब के काबू में बहुत से जिन्न हैं। कोई चीज़ चोरी चली जाए, चौधरी साहब उसका पता लगा देंगे और चोर का नाम बता देंगे। जिन्नात आकर उन्हें सारे जहान की खबर दे जाते हैं। मोहसिन ने प्रतिवाद किया, यह कांस्टेबल पहरा देते हैं। तभी तुम बहुत जानते हो अजी हजरत, यह चोरी करते हैं। शहर के जितने चोर डाकू हैं सब उनसे मिले रहते हैं। रात को ये लोग चोरी से तो कहते हैं चोरी करो और आप दूसरे मोहल्ले में जाकर जागते रहो पुकारते हैं। तभी इन लोगों के पास इतने रुपए आते हैं। यहाँ कोई धन और पद नहीं देखता। इस्लाम की निगाह में सब बराबर हैं। कितना सुंदर संचालन है, कितनी सुंदर व्यवस्था। लाखों सिर एक साथ सिजदे में झुक जाते हैं, फिर सबके सब एक साथ खड़े हो जाते हैं, एक साथ झुकते हैं और एक साथ घुटनों के बल बैठ जाते हैं। कई बार यही क्रिया होती है जैसे बिजली की लाखों बत्तियां एक साथ प्रदीप्त हो और एक साथ बुझ जाए, और यही क्रम चलता रहा। कितना अपूर्व दृश्य है जिसकी सामूहिक क्रियाएं विस्तार और अनंतता हृदय को श्रद्धा, गर्व और आत्मानंद से भर देती थी। मानो भ्रातृत्व का एक सूत्र इन समस्त आत्माओं को एक लड़ी में पिरोए हुए हैं। हामिद खिलौनों की निंदा करता है। मिट्टी की है तो है, गिरे तो चकनाचूर हो जाए, लेकिन ललचाई हुई आंखों से खिलौनों को देख रहा है और चाहता है कि जरा देर के लिए उन्हें हाथ में ले सकता। उसके हाथ अनायास ही लपकते हैं।
लेकिन लड़के इतने त्यागी नहीं होते हैं, विशेषकर जब अभी नया शौक है। हामिद लोहे की दुकान पर रुक जाता है। कई चिमटे रखे हुए थे। उसे ख्याल आया दादी के पास चिमटा नहीं है। तवे से रोटियां उतारती है तो हाथ जल जाता है। अगर वह चिमटा ले जाकर दादी को दे दें तो वह कितना प्रसन्न होगी। फिर उनकी उंगलियां कभी ना जलेगी। घर में एक काम की चीज़ हो जाएगी। खिलौने से क्या फ़ायदा, व्यर्थ में पैसे खराब होते हैं। चिमटा कितने काम की चीज़ है। रोटियां तवे से उतार लो, चूल्हे में सेक लो। कोई आग मांगने आए तो चटपट चूल्हे से आग निकालकर उसे दे दो। अम्मा बेचारी को कहाँ फुर्सत है कि बाजार आए, और इतने पैसे ही कहाँ मिलते हैं। रोज़ हाथ जला लेती हैं। अम्मा चिमटा देखते ही दौड़कर मेरे हाथ से ले लेंगी और कहेगी, मेरा बच्चा अम्मा के लिए चिमटा लाया है, कितना अच्छा लड़का है। इन लोगों के खिलौने पर कौन इन्हें दुआएं देगा। बड़ों की दुआएं सीधे अल्लाह के दरबार में पहुंचती है और तुरंत सुनी जाती हैं। मेरे पास पैसे नहीं हैं, तभी तो मोहसिन और महमूद यूँ मिजाज दिखाते हैं। मैं भी इनसे मिजाज दिखाऊंगा। खेले खिलौने और खाए मिठाइयाँ। मैं नहीं खेलता खिलौने, किसी का मिजाज क्यों सहूँ। मैं गरीब सही, किसी से कुछ मांगने तो नहीं जाता। आखिर अब्बा जान कभी ना कभी आएंगे, अम्मी भी आएगी ही। फिर इन लोगों से पूछूंगा, कितने खिलौने लोगे। एक एक को टोकरियों खिलौने दूं और दिखा दूं कि दोस्तों के साथ इस तरह का सलूक किया जाता है। अभी कंधे पर रखा बंदूक हो गई, हाथ में ले लिया फकीरी का चिमटा हो गया। चाहूँ तो इससे मज़दूरी का काम ले सकता हूँ। एक चिमटा जमा दूँ तो तुम लोगों के सारे खिलौनों की जान निकल जाए। तुम्हारे खिलौने कितना ही जोर लगाएं, मेरे चिमटे का बाल भी बांका नहीं कर सकते। मेरा बहादुर सिर है चिमटा। आग में बहादुर ही कूदते हैं जनाब। तुम्हारे यह वकील सिपाही और भिस्ती लौंडियों की तरह घर में घुस जाएंगे। आग में कूदना वह काम है जो यह रुस्तम हिंद ही कर सकता है। कानून मुंह से बाहर निकलने वाली चीज़ है, उसके पेट के अंदर डाल दिया जाना बेतुकी सी बात होने पर भी कुछ नयापन रखती है। बुढ़िया का क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया, और स्नेह भी वह नहीं जो प्रगल्भ होता है और अपनी सारी कसक शब्दों में बिखेर देता है। यह मूक स्नेह था, खूब ठोस रस और स्वाद से भरा हुआ। बच्चे में कितना त्याग, कितना सद्भाव और कितना विवेक है। बच्चे हामिद ने बूढ़े हामिद का पार्ट खेला था। बुढ़िया अमीना बालिका अमीना बन गई। वहाँ रोने लगी, दामन फैलाकर हामिद को दुआएं देती जाती थी और आंसू की बड़ी बड़ी बूंदें गिराती जाती थी। हामिद इसका रहस्य क्या समझता। अगली है दुनिया का सबसे अनमोल रत्न प्रेमचंद्र की। सर्वप्रथम जमाना पत्रिका में प्रकाशित संग्रह सोजे वतन 1908 ईस्वी, पहला कहानी संग्रह उर्दू में। इसके दुनिया व हुब्बे वतन, सांसारिक प्रेम और देश प्रेम, दुनिया का सबसे अनमोल रत्न। यह मेरा वतन है। शेख मखमूर सिल ए मातम शोक का पुरस्कार। प्रेमचंद के इस कहानी संग्रह को ब्रिटिश सरकार ने सिडीसन राजद्रोह का आरोप लगाकर जब्त कर लिया था। प्रतिपाद रूपवती दिलफरेब और उसके प्रेमी दिलफिगार की इस अलिफ लैला के किस्से नुमा कहानी में अंत में देश प्रेम और देशभक्ति की भावना उजागर की गई है। प्रेम के आदर्श स्वरूप एवं पवित्रता का चित्रण, तीन अनमोल रत्न, पवित्र आंसू,
सती की चिता की राख, देश की सेवा में कुर्बान सिपाही के खून का आखिरी कतरा, मिनोसवाद शहर इटली का चित्रण। पात्र, मुख्य पात्र दिलफरेब, सौंदर्य की देवी दिलफिगार जिससे प्रेम करता है, मिनोसवाद की मल्लिका दिलफिगार को दुनिया का सबसे अनमोल रत्न लाने की कहती है। अंत में दिलफिगार द्वारा अनमोल रत्न लाने पर कहती है, आज से तू मेरा मालिक है और मैं तेरी लौंडी। दिलफिगार दिलफरेब का सच्चा प्रेमी दुनिया का सबसे अनमोल रत्न ढूंढ कर लाता है। गौण पात्र काला चोर, सैकड़ों आदमियों का कातिल जिसे फांसी दी जाने से पूर्व उसकी अंतिम इच्छा के रूप में एक बालक से मिलने दिया जाता है। पहले अनमोल रत्न के रूप में इसी का आंसू दिलफिगार लाता है। बुजुर्ग, हरा अमामा बांधे एक बुजुर्ग, एक हाथ में तस्बीह और दूसरे में लाठी, दिलफिगार को पूरब की ओर हिंदुस्तान भेजता है। सिपाही, हिंदुस्तानी का सच्चा राजपूत सिपाही जो अपने देश के लिए बहादुरी से जान देता है। दिलफिगार दुनिया का सबसे अनमोल रत्न उसी सिपाही के आखिरी रक्त का कतरा लाता है। युवती, युवती का मृत पति। प्रमुख उदाहरण, यह सौंदर्य की देवी यानी मलका दिलफरेब का सच्चा और जान देने वाला प्रेमी था। उन प्रेमियों में नहीं जो इत्र फुलेल में बसकर और शानदार कपड़ों से सजकर आशिक के वेश में मासूकियत का दम भरते हैं, बल्कि उन सीधे साधे भोले भाले फिदाइयों में जो जंगल और पहाड़ों से सर टकराते हैं और फरियाद मचाते फिरते हैं। अगर तू मेरा सच्चा प्रेमी है तो जा और दुनिया की सबसे अनमोल चीज़ लेकर मेरे दरबार में आ, तब मैं तुझे अपनी गुलामी में कबूल करूँगी। अगर तुझे वह चीज़ ना मिली तो खबरदार इधर रुख ना करना, वरना सूली पर खींचवा दूँगी। दिलफरेब दिलफिगार से। मुनीर सामी को हातिम सा मददगार मिल गया। एक काश कोई मेरा भी मददगार हो जाता। एक काश मुझे भी उस चीज़ का जो दुनिया की सबसे बेशकीमती चीज़ है नाम बतला दिया जाता। भला से वहाँ चीज़ हाथ ना आती, मगर मुझे इतना तो मालूम हो जाता कि वहाँ किस किस्म की चीज़ है। आंसू का एक कतरा टपक पड़ा। दिलफिगार ने लपक कर उस अनमोल मोती को हाथ में ले लिया और उसके दिल ने कहा, बेशक यह दुनिया का सबसे अनमोल चीज़ है जिस पर तख्ते ताऊस और जमे जम और आबे हयात और जरे प्रवेश सब न्यौछावर हैं। क्या अपने रूप की एक झलक दिखाकर इस जलते हुए दिलफिगार को आने वाली शक्तियों को झेलने की ताकत न देगी? तेरी एक मस्त निगाह के नशे से चूर होकर मैं वह कर सकता हूँ जो आज तक किसी से ना बन पड़ा हूँ। दिलफिगार। प्रेमिका ने अपने को प्रेमी पर न्यौछावर कर दिया और दो प्रेमियों के सच्चे पवित्र अमर प्रेम की अंतिम लीला आँख से ओझल हो गई। ए जान निछावर करने वाले आशिक दिलफिगार, बेशक यह राख जो तू लाया है, जिसमें लोहे को सोना कर देने की सिफत है, दुनिया की बहुत बेशकीमती चीज़ है और मैं सच्चे दिल से तेरी एहसानमंद हूँ कि तूने ऐसी अनमोल भेंट मुझे दी। मगर दुनिया में इससे भी ज़्यादा अनमोल कोई चीज़ है, जा उसे तलाश कर और तब मेरे पास आ। मैं तहे दिल से दुआ करती हूँ कि खुदा तुझे कामयाब करे। दिलफरेब, तू मोहब्बत का दावा करता है तो तुझे इतनी भी खबर नहीं कि मजबूत इरादा मोहब्बत के रास्ते की पहली मंजिल है। मर्द बन और
यूँ हिम्मत न हार। पूरब की तरफ एक देश है जिसका नाम हिंदुस्तान है, जहाँ जा और तेरी आरजू पूरी होगी। बुजुर्ग, क्या तू नहीं जानता मैं कौन हूँ? क्या तूने आज इस तलवार की काट नहीं देखी? मैं अपनी माँ का बेटा और भारत का सपूत हूँ। सिपाही जवां मर्द, ए जवां मर्द, मैं तेरा दुश्मन नहीं हूँ, अपने वतन से निकला हुआ गरीब मुसाफिर हूँ। दिलफिकार। सिपाही बोला, अगर तू मुसाफिर है तो आ मेरे खून से तर पहलू में बैठ जा, क्योंकि यही 2 अंगुल ज़मीन है जो मेरे पास बाकी रह गई है और जो सिवाय मौत के कोई नहीं छीन सकता। अफसोस है कि तू यहाँ ऐसे वक्त में आया जब हम तेरा आतिथ्य सत्कार करने के योग्य नहीं। हमारे बाप दादा का देश आज हमारे हाथ से निकल गया है और इस वक्त हम बेवतन हैं। क्या मैं अपने ही देश में गुलामी करने के लिए ज़िंदा रहूं? नहीं, ऐसी ज़िंदगी से मर जाना अच्छा, इससे अच्छी मौत मुमकिन नहीं। सिपाही मरने वाले ने धीमे से कहा, भारत माता की जय, और उसके सीने से खून का आखिरी कतरा निकल पड़ा। एक सच्चे देश प्रेमी और देशभक्त से ने देशभक्ति का हक अदा कर दिया। सिपाही के संदर्भ में, बेशक दुनिया में खून के इस कतरे से ज़्यादा अनमोल चीज़ कोई नहीं हो सकती। दिल फरेब खड़ी हो गई और हाथ जोड़कर दिलफिकार से बोली, ए जानिसार आशिक दिलफिकार, मेरी दुआएं बर आई और खुदा ने मेरी सुन ली। तुझे कामयाब व सुरखरू किया। आज से तू मेरा मालिक है और मैं तेरी लौंडी। खून का वह आखिरी कतरा जो वतन की हिफाजत में गिरे, दुनिया की सबसे अनमोल चीज़ है। 7वीं कानों में कंगना, राजा राधिका रमन प्रसाद सिंह की। पृष्ठभूमि इंदु पत्रिका में 1913 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। कहानी का नायक नरेंद्र अपनी आप बीती लिख रहा है। आत्मकथानक कहानी। प्रतिपाद्य केंद्रीय पात्र एवं कथावाचक नरेंद्र का किरण से प्रेम, विवाह और फिर किन्नरी के सौंदर्य से वशीभूत हो प्रेम विमुख हो जाने और अंत में किरण के प्रण त्याग के समय वास्तविकता के एहसास होने की कहानी। पत्नी से अलग दुनिया के प्रेम में फरेब, छल और विश्वासघात होता है। लेखक का उद्देश्य प्रेम, सत्य, ईमानदारी और नैतिक मूल्यों का बोध कराकर आदर्शवाद की स्थापना करना है। पात्र मुख्य पात्र किरण। कहानी की नायिका जो नायक नरेंद्र की पत्नी और उसके गुरु योगेश्वर की पुत्री है। किरण आदर्शवादी नारी है। नायिका की सुंदरता की तुलना लेखक ने प्रकृति से की है। आकाश में तारों को देखा या उन जगमग आँखों को देखा, बात एक ही थी। नरेंद्र किरण का पति जो अब पहले उसके पिता का ही शिष्य रहता है, किरण से खूब प्रेम करता है, बाद में एक किन्नरी के जाल में फंसकर सब गंवा देता है। योगेश्वर नरेंद्र के गुरु। गौण पात्र जूही नरेंद्र के घर की नौकरानी, किन्नरी खलनायिका। मोहन नरेंद्र का पहचान वाला। विशेष अत्यंत अलंकारिक व क्लिष्ट भाषा। इसमें 2 स्थानों की चर्चा है, ऋषिकेश और मुरादाबाद। भोली भाली स्त्री की पीड़ा का मौन वर्णन, गलत संगति का असर, प्रकृति की खूबसूरती, सौंदर्य वर्णन, आत्मग्लानि एवं पश्चाताप का बोध। प्रमुख उदाहरण, उसे वन के फूलों का भोलापन समझो, नवीन चमक के फूलों की भंगी नहीं, विविध खाद या रस से जिसकी जीविका है, निरंतर काट छाँट से जिनका सौंदर्य है, जो 2 घड़ी चंचल चिकने बाल की भूषा है, 2 घड़ी तुम्हारे फूलधान की शोभा। वन के फूल ऐसे नहीं, प्रकृति के हाथों से लगे हैं, मेघों की धारा से बड़े हैं, चटुल दृष्टि नहीं इन्हें पाती नहीं, जगद्वायु इन्हें
छूती नहीं। यह सरल सुंदर सौरभमय जीवन है। जब जीवित रहें तब चारों तरफ अपने प्राणधन से हरे भरे रहें। जब समय आया तब अपनी माँ की गोद में झड़ पड़ें। सुनहरी किरणें सुदूर पर्वत की चूड़ा से देख रही थी। वहाँ पतली किरण अपनी मृत्यु सैया से इन शून्य निबिड़ कानन में क्या ढूंढ रही थी, कौन कहे। किसे एकटक देखती थी, कौन जाने। अपनी लीला भूमि को स्नेह करना चाहती थी या हमारे बाद वहाँ क्या हो रहा है इसे जोहती थी। मैं क्या बता सकूं। हम दूर से तारों के सुंदर शून्य झिकमिक को बार बार देखते हैं, लेकिन वह सस्पंद निश्चेष्ट ज्योति सचमुच भावहीन है, या आप अपनी अंतर्लहरी से मस्त हैं। इसे जानना आसान नहीं। हमारी ऐसी आँखें कहाँ की उनके सहारे उस निगूढ़ अंतर में डूबकर था हालें। गोपियों को कभी स्वप्न में भी नहीं झलका था कि बाँस की बांसुरी में घूंघट खोलकर नचा देने वाली शक्ति भरी है। समय ने सब कुछ पलट दिया। अब ऐसे वन नहीं जहाँ कृष्ण गोलोक से उतरकर 2 घड़ी बंसी की टोर दें। ऐसे कुटीर नहीं जिनके दर्शन से रामचंद्र का भी अंतर प्रसन्न हो, या ऐसे मुनीस नहीं जो धर्म धुरंधर धर्मराज को भी धर्म में शिक्षा दे। यदि 1-2 भूले भटके भी हों तब अभी तक उन पर दुनिया का पर्दा नहीं उठा। जगन माया की माया नहीं लगी, लेकिन वे कब तक बचे रहेंगे। लोग अपने यहाँ अलौकिक बातें कब तक होने देंगे। भवसागर की जल तरंगों पर स्थिर होना कब संभव है। ककड़ी जल में जाकर कोई स्थायी विवर नहीं फोड़ सकती। क्षण भर जल का समतल भले ही उलट पुलट हो, लेकिन इधर उधर से जल तरंग दौड़कर उस छिद्र का नाम निशान भी नहीं रहने देती। जगत की भी यही चाल है। यही स्वर्ग से देवेंद्र भी आकर इस लोक चलाचल में खड़े हों, फिर संसार देखते ही देखते उन्हें अपना बना लेगा। इस काली कोठरी में आकर इसकी काली माँ से बचे रहें। ऐसी शक्ति अब आकाश कुसुम ही समझे। 2 दिन में राम हाय जानकी कहकर वन वन डोलते फिरे। 2 क्षण में यहीं विश्वामित्र को भी स्वर्ग से घसीट लाया। चढ़ा नशा उतर पड़ा, सारी बातें सूझ गई, आँखों पर की पट्टी खुल पड़ी। लेकिन हाय खुली भी तो उसी समय जब जीवन में केवल अंधकार ही रह गया। अगली है 8वीं। उसने कहा था, चंद्रधर शर्मा गुलरी की। यह कहानी सर्वप्रथम 1915 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। प्रतिपाद: इस कहानी में लेखक ने इसके केंद्रीय चरित्र लहना सिंह के माध्यम से प्रेम, कर्तव्य तथा आत्म बलिदान के पारस्परिक संघर्ष का मर्म स्पर्शी चित्रण किया है। इस कहानी में लहना सिंह अपने बचपन की प्रेमिका के कहने पर उसके पति की रक्षा करते करते युद्ध भूमि में अपने प्राणों का बलिदान कर देता है। मुख्य पात्र लहना सिंह, नंबर 77 सिख राइफल में जमादार। बचपन में अपने मामा के यहाँ एक लड़की से प्रेम हो जाता है जो बाद में सूबेदारनी बनती है। कर्तव्यनिष्ठ सिपाही, कुशल सिपाही, अपने दिए वचन को निभाने के लिए अपने प्राणों को भी कुर्बान कर देता है। सूबेदारनी, सूबेदार हरजारा सिंह की पत्नी, बोधा सिंह की माँ, बचपन में अपने मामा के यहाँ लहना सिंह से मिलती है जो उसकी जान बचाता है। लहना सिंह से अपने पति और पुत्र की रक्षा के लिए भिक्षा मांगती हैं। सूबेदार हजारा सिंह, सूबेदारनी का पति, बोधा सिंह का पिता। लहना सिंह को बहुत चाहता है। सरकार ने खुश होकर
लायलपुर में उसको ज़मीन दी थी। बोधा सिंह हजारा सिंह और सूबेदारनी का पुत्र। युद्ध में घायल होने पर लहना सिंह उसे अपने गर्म कपड़े और अपना बिस्तर देता है। गौणपात्र वसीरा सिंह पलटन का विदूषक। लप्टन साहब 5 वर्ष से लहना सिंह के रेजिमेंट में अफसर। इसको मारकर कोई जर्मन इसका वेश धारण करके आता है, जिसकी पहचान कर लहना सिंह उसे मार देता है, लेकिन वह लहना सिंह को घायल कर देता है। महासिंह शाम सिंह सिपाही। अंतर सिंह सूबेदारनी के मामा। कीरत सिंह लहना सिंह का भाई। अब्दुल्ला लप्टन साहब का खानसामा। पोल्लूराम डाक बाबू। तरकी मौलवी। विशेष पूर्व दीप्ति शैली फ्लैशबैक का प्रयोग। प्रेम के आदर्श स्वरूप का चित्रण। त्याग और वीरता के आदर्श की कहानी। प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर लिखी गई देश प्रेम की कहानी। वचनबद्धता एवं उस हेतु प्राणों के समर्पण की कहानी। सैन्य जीवन एवं युद्ध की विभीषिका का चित्रण। स्थान अमृतसर। मगरे सूबेदारनी के घर। माझे लहना के घर। गुरु बाजार लहना के मामा का घर। जगाधरी जहां लप्टन साहब शिकार खेलने गए थे। लायलपुर बर्लिन जहां सूबेदारनी को सरकार ने खेत दिया था। प्रमुख उदाहरण बड़े बड़े शहरों के इक्के गाड़ी वालों की जबान के कोड़ों से जिनकी पीठ छिल गई है और कान पक गए हैं, उनसे हमारी प्रार्थना है कि अमृतसर में बम्बू कार्ट वालों की बोली का मरहम लगावें। हट जा जीणे जोगिए, हट जा कर्मा वालिए, हट जा पत्ता प्यारिए, बच जा लंबी उम्रा वालिए। समष्टि में उनके अर्थ हैं कि तू जीने योग्य है, तू भाग्यों वाली है, तू पुत्रों की प्यारी है, लंबी उम्र तेरे सामने है, तू क्यों मेरे पहिए के नीचे आना चाहती है, बच जा। लड़के ने मुस्कुराकर पूछा, तेरी कुड़माई हो गई? इस पर लड़की कुछ आंखें चढ़ाकर धत कहकर दौड़ गई और लड़का मुंह देखता रह गया। फिरंगी मैम फल और दूध की वर्षा कर देती हैं, लाख कहते हैं दाम नहीं लेती। कहती हैं तुम राजा हो, मेरे मुल्क को बचाने आए हो। बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता और बिना लड़े सिपाही। लड़ाई के मामले जमादार या नायक के चलाए नहीं चलते, बड़े अफसर दूर की सोचते हैं। 300 मील का सामना है, एक तरफ बढ़ गए तो क्या होगा? हाँ, देश क्या है, स्वर्ग है। मैं तो लड़ाई के बाद सरकार से 10 घुमा जमीन यहाँ मांग लूँगा और फलों के बूटे लगाऊँगा, जैसे मैं जानता ही ना हूँ। रात भर तुम अपने कंबल उसे उड़ाते हो और आप सिगड़ी के सहारे गुजर करते हो। उसके पहरे पर आप पहरा दे आते हो। अपने सूखे लकड़ी के तख्तों पर उसे सुलाते हो। आप कीचड़ में पड़े रहते हो। कहीं तुम ना मांदे पड़ जाना। जाड़ा क्या है, मौत है, और निमोनिया से मरने वालों को मुरब्बे नहीं मिला करते। मेरा डर मत करो, मैं तो बुलेल की खड्ड के किनारे मरूंगा भाई। कीरत सिंह की गोदी पर मेरा सिर होगा और मेरे हाथ के लगाए हुए आंगन के आम के पेड़ की छाया होगी। सूबेदार ने लहना सिंह की जांघ में पट्टी बंधवानी चाहिए, पर उसने यह कहकर टाल दिया कि थोड़ा घाव है, सवेरे देखा जाएगा। बोधा सिंह ज्वर में बर्रा रहा था। वह गाड़ी में लिटाया गया। लहना को छोड़कर सूबेदार जाते नहीं थे। यह देख लहना ने कहा, तुम्हें बोधा की कसम है और सूबेदारनी जी की सौगंध है जो इस गाड़ी में ना चले जाओ, और तुम मेरे लिए जहां पहुंचकर गाड़ी भेज देना, और जर्मन मुर्दों के लिए भी तो गाड़ियां आती होगी।
मेरा हाल बुरा नहीं है, देखते नहीं मैं खड़ा हूँ। वजीरा सिंह मेरे पास है ही। सुनिए तो सूबेदारनी, होरा को चिट्ठी लिखो तो मेरा मत्था टेकना, लिख देना, और जब घर जाओ तो कह देना कि मुझसे जो उसने कहा था वह मैंने कर दिया। मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति बहुत साफ हो जाती है। जन्म भर की घटनाएं एक एक करके सामने आती हैं। सारे दृश्यों के रंग साफ होते हैं। समय की धुंध बिल्कुल उन पर से हट जाती है। तुम्हें याद है, एक दिन तांगे वाले का घोड़ा दही वाले की दुकान के पास बिगड़ गया था। तुमने उस दिन मेरे प्राण बचाए थे। आप घोड़ों की लातों पर चले गए थे और मुझे उठाकर दुकान के तख्त के पास खड़ा कर दिया था। ऐसे ही इन दोनों को बचाना, यह मेरी भिक्षा है। तुम्हारे आगे मैं आंचल पसारती हूँ। वजीरा सिंह, पानी पिला, उसने कहा था। अब के हाड़ में यह आम खूब फलेगा। जितना बड़ा तेरा भतीजा है उतना ही यह आम है। जिस महीने उसका जन्म हुआ था उसी महीने में मैंने उसे लगाया था। फ्रांस और बेल्जियम 68वीं सूची मैदान में घावों से मरा। नंबर 77 सिख राइफल, जमादार लहना सिंह।